नमस्कार। आज ट्रांसक्रिप्शन के आगे की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब तक हम लोगों ने ये देख लिया है कि आरएनए कितने तरह का होता है, कितने टाइप के आरएनए हैं जिनको हमें निर्माण करना है इनका, और ये बनेंगे कैसे। तो बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की, और अब तक हम लोगों ने जिन आरएनए के बारे में नोट किया है वो कौन कौन से हैं। वो सभी प्रकार के राइबोसोमल आरएनए हैं, और ये हैं 5S राइबोसोमल आरएनए, 5.8S राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होना है, 28S राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होना है, 23S राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होना है, 18S राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होना है, 16S राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होना है। और इन सभी राइबोसोमल आरएनएज में से कौन कौन से प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं और कौन से यूकैरियोट में होते हैं, इस चीज़ को हम आपको डिस्कशन कर चुके हैं, आपके लिए बता चुके हैं इसको। तो ये तो राइबोसोमल आरएनए हो गए। इसी तरह से HNRNA का निर्माण होना है। हमने आपको बताया था कि ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बनेगा। और इसी प्रकार से ट्रांसफर आरएनए का निर्माण होना है। हमने आपको बताया था ट्रांसफर आरएनए प्रो और यू दोनों में बनेगा। और हमने आपको ये भी बताया था कि ये प्रिकर्सर होता है, प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए, ये हमने आपको बता दिया था। इसके अलावा SNRNA था, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। इसके बारे में भी हमने आपको डिस्कशन कर लिया था और बात किया था कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये जिम्मेदार है आरएनए के निर्माण के लिए, और इसको हमने कहा था डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बताया था इसको, राइट। ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था। आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए के स्ट्रैंड पर इसका निर्माण होगा। इसको बनाने वाला एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। हमने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंट प्रकार के जो आरएनएज होते हैं, इन सब का निर्माण एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज कर लेता है। लेकिन जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट टाइप के जो आरएनए होते हैं उनका निर्माण करने के लिए यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, और आरएनए पॉलीमरेज भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये भी हमने आपको डिस्कशन कर लिया था। आज हम ये बात करेंगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है इसके लिए जो डीएनए है, क्या उसके दोनों स्ट्रैंड कॉपी होते हैं या केवल एक ही होता है, पहले इस पर चर्चा करेंगे। फिर हम आपको समझाएंगे कि जीन क्या होता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जीन का ही हो रहा है, इसलिए हमें जीन की बनावट के बारे में अध्ययन करना है। तब उसके बाद हम समझ पाएंगे कि ट्रांसक्रिप्शन की जो मैकेनिज़्म है वो हकीकत में क्या है और कैसे रेगुलेट होती है, राइट। तो हम सबसे पहले आइए और चर्चा करते हैं कि जो डीएनए है इसका लिए जो टेम्पलेट है वो कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है, राइट। यहीं से हमारा आज का ये लेक्चर स्टार्ट होने चल रहा है। हम सबसे पहले बात करेंगे कि डीएनए एज टेम्पलेट। फॉर ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। आप अगर सेंट्रल डोगमा देखें तो आपको पता है कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, आरएनए से पॉलीपेप्टाइड ये आगे चलकर एंजाइम में कन्वर्ट होता है और फिर वर्क होता है। ये है सेंट्रल डोगमा आपका। इसमें से सबसे पहले डीएनए से आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को हम आपको समझा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर डीएनए के स्ट्रैंड पर आरएनए का निर्माण होता है, तो डीएनए को एक टेम्पलेट की तरह से देखा जा रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इसका एक स्ट्रैंड 3'
5 प्राइम सीक्वेंस का होता है और इसका जो दूसरा स्ट्रैंड होता है हम उसे 5 प्राइम 3 प्राइम कहते हैं। ये दोनों कौन हैं? ये डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, राइट। इनमें से जो स्ट्रैंड 3 प्राइम 5 प्राइम है, जिसको हमने लीडिंग स्ट्रैंड कहा था रेप्लिकेशन में, यहाँ पर यह स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक टेम्पलेट की तरह से वर्क करने जा रहा है। ध्यान रहे कि आपने रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड को टेम्पलेट बनते हुए देखा था, यानी कि रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए का जो निर्माण हो रहा था वो दोनों स्ट्रैंड पर हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ पर डीएनए का निर्माण दोनों स्ट्रैंड पर नहीं होगा, केवल एक पर होगा और उस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट बोलेंगे। मीन्स इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन only one strand of the DNA having 3 prime 5 prime sequence works as template. Other 5 prime 3 prime strand is not transcribed. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को वहां पर नोट कर लेंगे। ये जो 3 प्राइम 5 प्राइम स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। हम इसे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं एज टेम्पलेट, राइट। एंड दिस वन इट इज नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड। नॉट यूज्ड as the template. आपके सामने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं, 3 प्राइम 5 प्राइम भी है और 5 प्राइम 3 प्राइम भी है, परंतु इनमें से केवल एक स्ट्रैंड 3 प्राइम 5 प्राइम वाला जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है और इसी स्ट्रैंड पर आरएनए की सिंथेसिस होती है। This strand is also known as non-coding strand or template strand, right? इसका जो दूसरा स्ट्रैंड एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है हैविंग द सीक्वेंस 5-3, जिसे हमने डीएनए रेप्लिकेशन में लैगिंग स्ट्रैंड कहा था, इसका ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो इस बात को आप नोट करेंगे कि केवल एक ही, ओनली वन of these two strands work as template for RNA synthesis. इन दोनों में से केवल एक ही स्ट्रैंड पर आरएनए का निर्माण होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी जो होती है वो केवल 3 प्राइम 5 प्राइम स्ट्रैंड में देखने को मिलती है। कौन सा स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा? 3 प्राइम 5 प्राइम। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि चलो मान लेते हैं कि एक ही स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो हम ये कैसे निर्धारित करें कि दोनों स्ट्रैंड में से कौन सा स्ट्रैंड आरएनए का निर्माण करेगा? क्या नियम है इसका? तो पहला प्रश्न तो ये बन रहा है कि इन दोनों में से 3 प्राइम 5 प्राइम ही क्यों आरएनए का निर्माण करेगा, 5-3 आरएनए का निर्माण क्यों नहीं करेगा? तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न ये है कि दोनों में से केवल एक ही स्ट्रैंड अगर ट्रांसक्राइब ना करे, अर्थात दोनों ट्रांसक्राइब करें, तो कौन सी ऐसी समस्या आ जाएगी, कौन सी ऐसी विसंगति यहाँ पर पैदा होगी जो हमारे जेनेटिक सिस्टम में प्रॉब्लम पैदा करेगी? ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से हम ये कैसे जाने कि कौन सा स्ट्रैंड आरएनए का निर्माण करेगा। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर इस नियम का उल्लंघन हो और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए का निर्माण करें,
तो कौन सी ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें अभी जानना है अपने इसी डिस्कशन में आगे। तो सबसे पहले प्रश्न के बारे में आप जानकारी करें कि यहाँ पर डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं, इनमें से केवल एक स्ट्रैंड ही ट्रांसक्राइब होगा। वो कौन सा है? वो ये है, दूसरा नहीं करेगा। ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर ये है कि चाहे डीएनए हो और चाहे आरएनए हो, हमेशा 5 प्राइम स्ट्रैंड 5 प्राइम एंड का निर्माण होता है। जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, हम यहां पर इस प्रश्न को लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन है वाई ओनली 3 प्राइम 5 प्राइम स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्ड। ये प्रश्न है कि केवल 3 प्राइम 5 प्राइम ही क्यों ट्रांसक्राइब करेगा, 5 3 क्यों नहीं करेगा? इसका उत्तर है, जो एंजाइम हम ले रहे हैं, कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। हम इस एंजाइम को ट्रांसक्रिप्टेज के नाम से भी जानते हैं। दिस एंजाइम इज आल्सो नोन एज ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पॉलीमराइजेज। Polymerizes only in the 5 prime 3 prime direction and hence requires the 3 prime 5 prime strand of DNA as the template। बात को समझिए। पहले प्रश्न का उत्तर, प्रश्न भी लिखा है आपके सामने, क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वाई ओनली 3 प्राइम 5 प्राइम स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ट्रांसक्राइब्ड। The answer of this question is that the enzyme responsible for RNA synthesis, that is RNA polymerase or transcriptase, polymerizes RNA only in 5 prime 3 prime direction। मतलब ये हुआ कि जो नया RNA बनने जा रहा है, इसका 5 प्राइम एंड पहले बनेगा और 3 प्राइम एंड बाद में बनेगा। और 5 प्राइम एंड बनेगा तो किसके सामने बनेगा? टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड के सामने बनेगा। यानी कि डीएनए के 3 प्राइम एंड के सामने आरएनए का 5 प्राइम एंड बनता है और 5 प्राइम का निर्माण करके आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में चलता है? आरएनए पॉलीमरेज मूव्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऑफ आरएनए स्ट्रैंड, या यूं आप कह लीजिए कि इट मूव्स फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। जब हम टेम्पलेट के रिस्पेक्ट में कहते हैं तो बात उल्टी हो जाती है। अगर हम ये कहें कि डीएनए एज टेम्पलेट, तो आरएनए पॉलीमरेज 3 to 5 चलेगा अगर हम डीएनए टेम्पलेट पर चलने की बात करें, और अगर आरएनए स्ट्रैंड के बनने की बात करें तो फिर आरएनए पॉलीमरेज का डायरेक्शन 5 to 3 माना जाएगा। इसलिए क्योंकि डीएनए के 3 प्राइम एंड के सामने आरएनए का 5 प्राइम एंड बनता है। इस चीज को आप जान लीजिए। यहां पर जैसे ये आपका डीएनए है, सपोज दैट ये डीएनए एज टेम्पलेट है, this one is the DNA as template। now the RNA starts forming here। जहां पर 3 प्राइम है उसके सामने 5 प्राइम बनेगा और आपका जो ये स्ट्रैंड है यहां से चलेगा इस डायरेक्शन में, और यह आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। दिस वन ये क्या है? ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। इट इज मूविंग अलोंग द डीएनए टेम्पलेट starting from the 3 prime end of DNA towards the 5 prime end and forming the 5 prime end of RNA first and 3 prime end of the RNA later। अगर हम टेम्पलेट पर RNA पॉलीमरेज के चलने की बात करें तो इसका डायरेक्शन 3 to 5 है। अगर हम RNA के बनाने की बात करें तो इसका डायरेक्शन 5 to
3 है, उल्टा होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आपको पता है कि जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के 3 से स्टार्ट होकर 5 पर जाता है, तो हाउ कैन इट मूव फ्रॉम 5 to 3? It will not move from 5 to 3 of DNA template. Therefore, RNA polymerase polymerizes the RNA in 5 to 3 direction of RNA strand. ये बात समझ गए होंगे। पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि RNA पॉलीमरेज DNA पॉलीमरेज की तरह नहीं है कि दोनों डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करेगा। ये केवल एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है, इसलिए DNA के दोनों स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड का यूज होता है। अब जो दूसरी समस्या है वो ये है कि चलो हम अगर मान लें कि किसी कारण से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का निर्माण हो जाता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए का निर्माण हो जाता है, तो कौन सी ऐसी आफत आएगी, कौन सा आसमान फट पड़ेगा? आइए देखते हैं। आसमान तो फट ही पड़ेगा। देखना यह है कि अगर हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए का निर्माण करते हैं तो फिर आरएनए की 2 कॉपीज बन जाएंगी और दोनों नए आरएनए अपने एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की तरह से बिहेव करेंगे। राइट। जो बनने वाले आरएनए हैं, ध्यान रखिए, अगर दोनों टेम्पलेट और जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड दोनों टेम्पलेट की तरह काम करें तो फिर डीएनए की आरएनए की 2 कॉपी बनेगी। इस प्रश्न का उत्तर यहां देखिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। अगर हम यहां पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब होने दें तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस हियर? क्वेश्चन, what happens when both the strands of DNA get transcribed? अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हो जाएं तो फिर यहां पर कौन सी समस्या पैदा हो जाएगी? यह प्रश्न है। व्हाट हैपेंस हियर? तो अगर इसके दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होते हैं तो समस्या पैदा होगी, और जो समस्या पैदा होगी वो है कौन सी? तो उसे आप ध्यान से देखें। इसका उत्तर यह है 2 कॉपीज ऑफ आरएनएज। कॉपीज ऑफ आरएनएज विल बी फॉर्म्ड, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड अगर ट्रांसक्राइब करेंगे तो आरएनए की 2 कॉपी बनेगी। दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री to each other यह है कि अगर हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब करने का मौका दे दें तो फिर इसका उत्तर यह है कि आरएनए की 2 कॉपीज बन जाएंगी। जिस प्रकार से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसी प्रकार से आरएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंटेशन से क्या होता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से पेयर कर लेते हैं, एंटी पैरेलल पेयरिंग हो जाती है। द सेम विल हैपन हियर इन दिस केस ऑफ आरएनए आल्सो। चूंकि आरएनए की 2 कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज बन रही हैं तो दोनों एक दूसरे से पेयर कर लेंगे। अगर इन्होंने पेयर कर लिया तो डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा, और यह डबल स्ट्रैंड आरएनए फिर इसका ट्रांसलेशन संभव नहीं होगा, यानी अगला स्टेप नहीं होगा, प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण नहीं होगा इस आरएनए से, अगर दोनों आरएनए एक दूसरे के साथ पेयर कर लेंगे तो ये जो कॉम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है कि अगर आरएनए की 2 कॉपीज बन जाएं तो कौन सा ऐसा है जो कॉम्प्लिकेशन होने जा रहा है? तो अगर दोनों आरएनए बन जाते हैं यहां तो पहला कॉम्प्लिकेशन तो ये होगा, क्या बात होगी फिर? अगर आरएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से पेयर कर लें, इस उत्तर के कंटिन्यूएशन में हम चल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि
द टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए complementary strands of RNA will pair to form the double strand RNA। ऐसी कंडीशन में ये जो आरएनए के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे से पेयर कर लेंगे और पेयरिंग एंटी पैरेलल होगी, जिससे कि डबल स्ट्रैंड आरएनए का निर्माण हो जाएगा। फिर इससे क्या होगा, द ट्रांसलेशन ऑफ डबल स्ट्रैंड आरएनए, ट्रांसलेशन ऑफ द डबल स्ट्रैंड आरएनए वुड नॉट बी पॉसिबल would not be possible। मतलब कि पॉलीपेप्टाइड का निर्माण आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में होता है, और अगर डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा तो अव्वल तो यह है कि पॉलीपेप्टाइड का निर्माण अर्थात आरएनए का ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा ही नहीं, यानी प्रोटीन नहीं बनेगा। अब आप जरा सोचिए कि अगर किसी की बॉडी में प्रोटीन का निर्माण ना हो तो कैन यू इमेजिन द लाइफ विदाउट सच प्रोसेस। अगर किसी की बॉडी में प्रोटीन का निर्माण ना हो, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस ना हो, देन व्हाट हैपेंस, क्या जीवन संभव है? जिसकी बॉडी में प्रोटीन नहीं बनेगा तो एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगी, तो क्या जीवन संभव है? इम्पॉसिबल है। हम तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं कि बनने वाले, प्रथम तो ये दोनों आरएनए बनेंगे नहीं, अगर बन गए तो इनकी पेयरिंग अगर हो जाएगी तो प्रोटीन नहीं बनेगा। दूसरी चीज, अगर ये किसी बात को आगे चलो एक स्टेप और मान लेते हैं, हम एक और असंभव प्रक्रिया से सहमत हो जाते हैं। वो कौन सी है कि नहीं नहीं साहब, आरएनए के दोनों स्ट्रैंड पेयर कैसे करेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो चलिए ठीक है, अगर ये अलग अलग हैं तो दो प्रकार के पॉलीपेप्टाइड डिफरेंट नेचर के यहां पर बन जाएंगे। बात को समझिए, अगर दोनों स्ट्रैंड प्रोटीन बनाते हैं तो चूंकि दोनों स्ट्रैंड आइडेंटिकल तो है नहीं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो फिर इनका जो बेस पेयर सीक्वेंस है जस्ट रिवर्स होगा और मैच नहीं करेगा, तो इनसे बनने वाले पॉलीपेप्टाइड भी एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। इसका सीधा यह मतलब हो गया कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड, यानी कि डीएनए एज ए जीन फॉर्म्स आरएनए एंड आरएनए फॉर्म्स सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। अब यहां क्या होगा, डीएनए एज ए जीन फॉर्म्स डबल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, टू डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स फॉर्म्ड, तो वन जीन एंड टू करेक्टर हो जाएगा, जबकि एक जीन एक करेक्टर होता है। अब पता लगेगा कि कोई भी जीन डुअल नेचर वाला हो जाएगा, यानी कि जीन का भरोसा नहीं रह जाएगा। जो जीन आपका जेनेटिक रोल प्ले कर रहा है उसका भरोसा नहीं होगा। वो कहेगा आंख नीली है, दूसरा वाला कहेगा आंख काली है, तो आपकी एक आंख नीली एक काली हो, अच्छी बात नहीं है। एंजाइम बने, कोई कहेगा रेनिन बनाएंगे, कोई कहेगा पेप्सिन बनाएंगे, एक ही डीएनए से दो डिफरेंट एंजाइम्स, दोनों का नेचर ऑफ वर्क अलग अलग है, बैंड बजा के रख देंगे मेटाबॉलिज्म की। जीवन संभव नहीं है साहब, किसी भी कारण से। इफ ड्यू टू एनी रीजन, दूसरी जो पॉसिबिलिटी बन रही है, इफ ड्यू टू एनी रीजन the two strands of RNAs, two strands of RNAs are translated। मान लो कि ट्रांसलेशन, यद्यपि ये होगा नहीं लेकिन हो गया, तो क्या होगा, ट्रांसलेटेड, देन व्हाट हैपेंस, उस समय क्या होगा कि अगर आरएनए के ये दोनों स्ट्रैंड ट्रांसलेट हो जाएं
फिर क्या होगा? देन व्हाट हैपेंस? टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स will be formed. फिर क्या हुआ? वन जीन एंजाइम 1 एंड एंजाइम 2 ऑफ रिवर्स नेचर। यह एक प्रकार की जेनेटिक क्राइसिस पैदा करेगा, एक जेनेटिक प्रॉब्लम पैदा करेगा। इसलिए ना तो ये होता है और ना ये होता है, और ना ही डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए का निर्माण होता है। बात समझ गए होंगे आप कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए का निर्माण भी नहीं होता है। राइट? इतनी बात समझ में आ गई? अब तक हम लोगों ने क्या जाना? डीएनए के दो स्ट्रैंड केवल एक ही ट्रांसक्राइब होगा। अगर दोनों ट्रांसक्राइब हो गए तो फिर ये समस्याएं पैदा होगी जो आपके सामने है, जिनका हमने डिस्कशन कर लिया है। आइए और अब बात करते हैं हम जीन की बनावट की, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन होने जा रहा है। विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसलिए हमें जीन के बारे में अध्ययन करना है। नाउ कम एंड सी व्हाट इज द जीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीन क्या चीज है? किसे कहते हैं जीन? समझते हैं जीन क्या है? द टर्म गिवन बाय जॉनसन, जीन। जीन को कहते हैं कि इट इज द बियरर ऑफ द कैरेक्टर्स, जेनेटिक कैरेक्टर्स। जेनेटिक फीचर्स का बियरर है, हमारे आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारक है। कौन? जीन। क्या चीज है ये? किस चीज से बना है? इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। यह डीएनए का एक सेगमेंट है। अब ये डीएनए कौन है? दिस वन इज द डीएनए, यू नो, दिस वन इज द डीएनए। नाउ अ सेगमेंट, तो सपोज करो कि सेगमेंट इतना बड़ा है और हम इसे जीन कह रहे हैं। तो क्या कहा? द सेगमेंट ऑफ डीएनए। आपके सामने दिखा रहा हूं डीएनए का सेगमेंट जो जीन है। अब आपको पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड फॉर्म में है, जिसे हम, अरे भाई डीएनए का टुकड़ा ही कह रहे हैं, है तो डीएनए ना। तो डीएनए की बनावट किस चीज की है? पढ़ा चुका हूं आपको। नाइट्रोजन बेसेज होते हैं जो पेयर्स करते हैं, एडेनिन थाइमिन से, ग्वानिन साइटोसिन से। डबल स्ट्रैंड फॉर्म में डीएनए, तो उसका एक जो सेगमेंट है वो जीन है, ऐसा फैक्ट इस्टेब्लिश हुआ है। तो वो जीन है, हमने मान लिया। तो कह रहे हैं कि क्या डीएनए का कोई भी सेगमेंट और किसी भी प्रकार का जीन हो सकता है? जी नहीं। तो यहां पर भी कुछ स्पेसिफिक बातें इनके बारे में लिखी गई हैं। वो ये है, जैसे हमने यहां से पढ़ा द सेगमेंट ऑफ डीएनए विद, अब इसके फीचर्स क्या है? जो डीएनए सेगमेंट हम पढ़ रहे हैं उसकी बारे में खास बात क्या है? डेफिनिट ओरिजिन, इसकी एक ओरिजिन है, एंड एंड पॉइंट।
कह रहे हैं कि जो जीन है उसकी एक निश्चित शुरुआत है, उसका एक ओरिजिन पॉइंट है और एक एंड है। जाहिर सी बात है कि यह एक पर्टिकुलर लेंथ है, फिक्स लेंथ। क्या है? इसकी फिक्स लेंथ है, फिक्स्ड लेंथ है। अब आपको मालूम है कि लंबाई अगर फिक्स है तो नंबर ऑफ बेस फिक्स होंगे। क्यों? क्योंकि दो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस फिक्स है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो अगर डीएनए की लेंथ फिक्स है तो फिर इसमें उपस्थित जो नाइट्रोजन बेसेज हैं उनकी संख्या क्या होगी? वो भी फिक्स हो जाएगी। तो ये हम लिख रहे हैं कि फिक्स्ड लेंथ विद द फिक्स्ड नंबर ऑफ बेस पेयर्स। फिक्स्ड नंबर ऑफ बेस पेयर्स in specific sequence, in specific sequence। ये डीएनए का एक सेगमेंट है। अब इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर हमने फिक्स कर दिया क्योंकि लंबाई फिक्स है। और अगर हम इसे देखें, इसकी भी लंबाई इसी के बराबर है। आपके सामने ये दो हो गए, एक सेगमेंट डीएनए का ये है, दूसरा ये है। अब तक की जो बात हमने आपको बताया, ये दोनों जीन हैं, एक ही जीन हुए। वो कैसे? क्योंकि हमने कहा डीएनए है तो दोनों डीएनए हैं। हमने कहा कि ये डीएनए का एक लेंथ है, जी हाँ, ये डीएनए की एक लंबाई है। फिर हमने कहा कि लंबाई फिक्स है, जी हाँ, लंबाई भी फिक्स है। तो क्या ये दोनों एक ही प्रकार के जीन हैं? प्रश्न ये है, क्या ये दोनों एक ही प्रकार के जीन हैं? आंसर है नहीं, ये एक ही प्रकार के जीन नहीं हैं। ये क्या हैं? क्योंकि इनमें जो बेस पेयर्स हैं उनका सीक्वेंस डिफरेंट है। उदाहरण के लिए जैसे आप दो टर्म लिख रहे हैं, सपोज दैट, जैसे आपने यहां पर लिखा राकेश, ये लिख दिया। राकेश का मतलब क्या हुआ? ये एक व्यक्ति का नाम है। राकेश मीन्स इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन। देन यू आर राइटिंग हियर राजेश। अब अगर हम देखें तो अगर ये डीएनए का एक टुकड़ा है, सपोज दैट इट इज द सेगमेंट ऑफ ए डीएनए विद फिक्स लेंथ। अगर ये डीएनए का टुकड़ा है और इसकी लंबाई फिक्स है, तो ये भी तो डीएनए का टुकड़ा है, इसकी भी लंबाई फिक्स है। लेकिन क्या ये दोनों एक ही हैं? जाहिर सी बात है, अब आप समझ गए होंगे ये दोनों एक नहीं हैं, क्योंकि एक है राकेश और दूसरा है राजेश। स्पेलिंग का अंतर है। ठीक इसी तरीके से किसी भी जीन में स्पेलिंग का अंतर होता है, और वो स्पेलिंग कौन सी है? स्पेलिंग का मतलब क्या हुआ? स्पेलिंग का मतलब हुआ इट इज द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसेज। सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसेज दोनों में डिफर कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों डीएनए भी हैं, डीएनए के टुकड़े भी हैं, टुकड़ों की लंबाई भी फिक्स है। लेकिन फिर भी दोनों जीन तो हैं, लेकिन आइडेंटिकल जीन नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ बेस पेयर तो फिक्स है, लेकिन सीक्वेंस फिक्स नहीं है। दोनों की लंबाई एक ही है, क्योंकि दोनों में कितने हैं बेस पेयर? 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी वही है 1 2 3 4 5 6। बट दीज आर नॉट आइडेंटिकल। ये दोनों जीन आइडेंटिकल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स इन दीज sequence of base pairs in these two differ। बेस पेयर का सीक्वेंस इन दोनों में डिफरेंट है। इसलिए डीएनए की अगर हम बात करें जीन की, तो वो डीएनए का एक सेगमेंट है। अब देखिए डेफिनेशन में आ गए, डिफरेंट ओरिजिन, डिफरेंट एंड पॉइंट होना चाहिए, फिक्स्ड लेंथ होनी चाहिए विद ए फिक्स्ड नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। और इतना ही नहीं, वो एक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करता हो। और तीसरी बात जो यहां पर हम जोड़ लेंगे वो क्या होगी? जो तीसरा फीचर है जीन का वो क्या है? इतनी सारी बात होने के बाद जो तीसरा फीचर जीन का है वो क्या कह रहा है?
इसका जो तीसरा फीचर है वो ये है, इट इज हैविंग कैपेसिटी to form a complete polypeptide चेन। यह एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण कर सके, तब हम इसको क्या मानेंगे? इसको हम एक जीन मानते हैं। बात समझ में आ गई? क्या कह रहे हैं कि ओरिजिन एंड पॉइंट सेम हो, फिक्स्ड लेंथ विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, इट इज हैविंग द कैपेसिटी टू फॉर्म ए कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन। एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करने की योग्यता इसके अंदर अगर है तो यह जीन है, राइट? तब ये क्या है? तब ये जीन है। अगर ये पॉलीपेप्टाइड का निर्माण कर लेता है, कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड का निर्माण कर लेता है, तो यह एक जीन है। इतनी बात समझ में आ गई? इस प्रकार से जीन हमने अभी आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन ये है कि जब जीन की एक फिक्स लेंथ है, एक प्रॉपर सीक्वेंस है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स फिक्स हैं, तो निश्चित रूप से जीन की क्रोमोसोम पर पोजीशन भी फिक्स है। अब आप कहेंगे साहब जीन में क्रोमोसोम कहां से ले आए? क्योंकि डीएनए स्वयं क्रोमोसोम है। बता चुके हैं आपको, क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे जिनमें केवल डबल स्ट्रैंड सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, और दूसरे ऐसे होते हैं जिनमें कि डबल स्ट्रैंड डीएनए के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। दोनों एक दूसरे से एक पॉइंट पर अटैच होते हैं, एंड दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज द सेंट्रोमियर, राइट? सेंट्रोमियर कहते हैं उस चीज को हम। आइए और देखते हैं इस चीज को हम। यह है क्रोमोसोम विद द सिंगल क्रोमैटिन, मतलब वन डबल स्ट्रैंड डीएनए। एक तो ये क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम ये है। एक पॉइंट पे ये जुड़ जाएंगे, ये दोनों क्रोमैटिड होते हैं। क्या लिखेंगे? द क्रोमोसोम विद टू क्रोमैटिड्स टू डबल स्ट्रैंड डीएनए। यहां पर डबल स्ट्रैंड डीएनए के दो मॉलिक्यूल हैं, और इसमें क्या है? केवल एक ही डबल स्ट्रैंड डीएनए है। ये दोनों क्रोमोसोम हैं। अंतर किस बात का है? जब सेल डिवीजन के एस फेज से सेल साइकिल के एस फेज में डीएनए की डबलिंग हो जाती है तो क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, एंड बिफोर रेप्लिकेशन प्रोसेस डीएनए ऐसा दिखता है। जब इसके स्ट्रैंड पर इसका निर्माण, तो दोनों एक जैसे होते हैं और एक ही पॉइंट पर अटैच हो जाते हैं, एंड दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज सेंट्रोमियर। अब अगर हम बात करें कि फिक्स द पोजीशन ऑफ जीन हियर ऑन द क्रोमोसोम, यू नो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। वेयर इज दिस जीन? कहां स्थित है? तो हम ये बोलेंगे कि ये डीएनए की एक लेंथ है साहब, ये ओरिजिन है, और ये पॉइंट एंड है। तो इतना बड़ा डीएनए का सेगमेंट ये क्या है? यही एक जीन है। यह एक जीन है। क्रोमोसोम पर, चूंकि क्रोमोसोम लंबा बहुत होता है, तो इस पर एक से अधिक जीन हो सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में कोई ऐसा क्रोमोसोम नहीं है जिसमें केवल एक ही जीन हो। सबसे कम जीन वाला क्रोमोसोम अगर है तो वो वाई क्रोमोसोम है, जिस पर 231 जीन पाए जाते हैं। 231 जीन्स आर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, राइट?
इससे बड़े वाले में तो फिर हजारों की संख्या में जीन्स होते हैं। तो अगर एक क्रोमोसोम पर जीन्स की संख्या एक से अधिक है तो वेयर आर दीज, हाउ कैन यू फिक्स देयर पोजीशन? द पोजीशन ऑफ दीज डिफरेंट जीन्स ऑन क्रोमोसोम इज नोन एज लोकस। क्या कहते हैं इसको? हम किसी भी क्रोमोसोम पर जीन की पोजीशन को उसका लोकस कहते हैं। यस, इट इज द लोकस दैट गिव्स द पोजीशन ऑफ जीन, दैट स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम, राइट। कहां पर है वो? ये इसका लोकस है। दिस इज द ओरिजिन पॉइंट एंड दिस वन इज द एंड पॉइंट। द एरिया बिटवीन ओरिजिन एंड एंड पॉइंट इज द लोकस ऑफ ए पर्टिकुलर जीन। व्हाट इज द लोकस? जीन क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, यू नो। जीन कहां होते हैं? जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। द पोजीशन देयर में बी more than one gene on the single chromosome. एक ही क्रोमोसोम पर एक से अधिक जीन हो सकते हैं। मोर देन वन जीन ऑन द सिंगल क्रोमोसोम मे बी प्रेजेंट। तो फिर अगर हम किसी एक स्पेसिफिक जीन की तलाश करते हैं तो क्रोमोसोम पर उसे कहां ढूंढेंगे? द पोजीशन, इट इज फिक्स्ड, दैट इज नोन एज द लोकस। द पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज नोन एज इट्स लोकस। द पोजीशन of the gene on the chromosome is known as its locus। किसी भी जीन का क्रोमोसोम पर पोजीशन इसका लोकस कहलाता है, राइट। लगभग समय एक लेक्चर का हो चुका है। जीन क्या है हमने आपको बता दिया, इसकी पोजीशन क्रोमोसोम पर बता दिया, बट इट इज नॉट कंप्लीटेड। ये कंप्लीट लेक्चर नहीं है। इसका शेष भाग हम अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे और आपको बताएंगे कि यह जो लोकस है, अगर एक से अधिक जीन क्रोमोसोम पर हैं तो उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, जीन का एलील से क्या संबंध है, पैटर्नल मैटरनल क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में जीन और एलील की पोजीशन क्या है, एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन हाउ दीज बिहेव। इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। अगर हम जीन का फीचर समझ जाएंगे तभी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया अच्छे से समझ सकते हैं। घबराना नहीं, आराम से चलेगा लेक्चर, लेकिन शान से चलेगा। आपको हर चीज़ समझ में आए, एक एक प्रश्न के उत्तर आपको मिले। प्रयास मेरा ऐसा ही है। हमारे ख्याल से आपको ये लेक्चर आज का मज़ा आ गया होगा। इतनी सारी बातें, तमाम कंफ्यूजन्स रहे होंगे जो आज आपके क्लियर हुए होंगे। इट विल बी कंटिन्यूड इन माय नेक्स्ट लेक्चर। और इसके लिए तब तक के लिए थैंक यू, मस्त रहिए।